नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो खूबसूरत दुनिया हमारे चारों तरफ है, हम इसे देख कैसे पाते हैं? आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत बड़े चमत्कार यानी इंसानी आंख की अद्भुत कहानी को समझेंगे। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि रोशनी हमारे चारों ओर की तस्वीरों में बदल जाती है? चलिए इसी प्रक्रिया को जरा करीब से जानते हैं। देखिए, इंसानी आंख को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बायोलॉजिकल कैमरा की तरह देखना। जी हाँ, इसमें भी लेंस है, एक स्क्रीन है जहां तस्वीर बनती है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर किसी जादू की तरह काम करता है। तो चलिए एक लाइट की किरण का पीछा करते हैं और देखते हैं कि आंख के अंदर उसका सफर कैसा होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो पलक झपकते ही पूरी हो जाती है, पर है बड़ी दिलचस्प। तो जैसे ही रोशनी आंख में घुसती है, उसका सामना कई गेटकीपर्स से होता है। सबसे पहले कॉर्निया रोशनी को थोड़ा मोड़ता है, फिर आइरिस तय करता है कि पुतली से कितनी रोशनी अंदर जाएगी। इसके बाद आता है लेंस, जो फोकस को फाइन ट्यून करता है और आखिर में तस्वीर बनती है रेटिना पर। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, पता है, रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वो असल में उल्टी होती है। जी हाँ, उल्टी। ये तो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन, जो इस उल्टी तस्वीर को सेकंड के भी हिस्से में सीधा करके हमें दिखाता है। ये वाकई में ऑप्टिक्स और बायोलॉजी का एक शानदार मेल है। अब बात करते हैं आंख की एक और जबरदस्त पावर की, किसी भी चीज पर तुरंत फोकस कर लेने की इसकी बेमिसाल क्षमता। इस सुपर पावर का नाम है समंजन क्षमता, मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसी की वजह से हमारी आंखें दूर के पहाड़ और हाथ में रखी किताब दोनों को एकदम साफ साफ देख पाती हैं। तो यह होता कैसे है? देखिए, जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो हमारी सिलियरी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और जैसे ही हम पास की कोई चीज देखते हैं, ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। मतलब एक कमाल का ऑटो फोकस सिस्टम। अच्छा, एक नॉर्मल आंख के फोकस की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। हम करीब 25 सेंटीमीटर पास की चीजों को आराम से देख सकते हैं। इसे कहते हैं नियर पॉइंट। और दूर देखने की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो है इन्फिनिटी यानी अनंत। लेकिन क्या होता है जब रोशनी का ये सफर अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाए, जब ये फोकसिंग सिस्टम ठीक से काम ना करे? बस यहीं से शुरुआत होती है आंखों की कुछ आम समस्याओं की, जिन्हें हम दृष्टि दोष कहते हैं। सबसे आम दिक्कतों में से एक है मायोपिया, जिसे हम आम भाषा में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। या तो आंख के लेंस का घुमाव, मतलब कर्वेचर, ज्यादा हो गया है, या फिर आई बॉल यानी नेत्रगोलक थोड़ा लंबा हो गया है। दोनों ही केस में नतीजा ये होता है कि इमेज रेटिना पर बनने की बजाय उसके थोड़ा आगे ही बन जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका समाधान है एक ऐसा लेंस जो रोशनी को थोड़ा फैला दे, और ये काम करता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ये लेंस किरणों को सही रास्ते पर ले आता है ताकि वो ठीक रेटिना पर फोकस हो और तस्वीर एकदम साफ बने। अब बात करते हैं दूसरी आम समस्या की, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। और ये मायोपिया का ठीक उल्टा है। इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीजों पर फोकस करने में दिक्कत होती है। इसके कारण भी मायोपिया से एकदम उलट हैं। यहाँ या तो आंख के लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर आईबॉल थोड़ा छोटा हो जाता है। इस बार इमेज रेटिना पर नहीं, बल्कि रेटिना के पीछे बनती है। और यहाँ मदद के लिए आता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस किरणों को थोड़ा पहले ही मोड़ देता है ताकि इमेज ठीक रेटिना पर बने और पास की चीजें भी साफ दिखाई दें। अब देखिए, उम्र के साथ साथ हमारी आंखों के फोकस करने की ये जो क्षमता है, ये भी बदलने लगती है। चलिए इसको भी समझते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं प्रेसबायोपिया। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी सिलियरी मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन भी पहले जैसा नहीं रहता। इसी वजह से पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसका एक बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन है, बाइफोकल लेंस। इन चश्मों का ऊपरी हिस्सा दूर देखने के लिए होता है, जिसमें अवतल यानी फैलाने वाला लेंस लगा होता है, और निचला हिस्सा पास की चीजें जैसे किताब पढ़ने के लिए होता है, जिसमें उत्तल यानी सिकोड़ने वाला लेंस होता है।
तो अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम बात करेंगे कि ये आंखें कितनी कीमती हैं और ये किसी के लिए एक अनमोल तोहफा कैसे बन सकती है। आंकड़े देखें तो दुनिया भर में करीब 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। और इनमें से भी करीब 45 लाख लोग सिर्फ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से नहीं देख पाते, मतलब उनके कॉर्निया में खराबी है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका इलाज नेत्रदान से हो सकता है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, दान की गई आंखों का सिर्फ एक जोड़ा 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी भर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि दृष्टि यानी देखने की ये क्षमता वाकई में एक अनमोल तोहफा है। मतलब सिर्फ पानी की कुछ बूंदें और सूरज की रोशनी, आखिर ये दोनों मिलकर इतना जादुई नज़ारा कैसे बना लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने कवियों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक खास चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है प्रिज्म। देखने में तो ये कांच का एक सीधा साधा टुकड़ा लगता है, लेकिन यकीन मानिए प्रकाश के सारे राज इसी में छिपे हैं। अब सवाल ये है कि प्रिज्म में ऐसा क्या खास है? देखिए, अगर आप कांच की एक सीधी पट्टी यानी स्लैब लेंगे तो उसकी सतहें पैरेलल होती हैं, लेकिन प्रिज्म की सतहें एक एंगल पर झुकी होती हैं। और बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। जब रोशनी प्रिज्म से गुजरती है तो वो सिर्फ मुड़ती नहीं बल्कि अपने असली रास्ते से भटक जाती है। अब साइंटिस्ट लोग जब लाइट के इस रास्ते को समझते हैं तो वो कुछ खास एंगल्स को नापते हैं, जैसे कि लाइट किस एंगल पर अंदर आई, अंदर किस एंगल पर मुड़ी, और सबसे जरूरी विचलन कोण, मतलब लाइट अपने असली रास्ते से कुल कितना भटकी। और असली राज इसी आखिरी एंगल में छिपा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रिज्म लाइट को मोड़ देता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो अब शुरू होता है। प्रिज्म सिर्फ लाइट को मोड़ता नहीं बल्कि उसे उसके असली रंगों में तोड़ भी देता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस कमाल की प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है विक्षेपण या डिस्पर्शन। ये वो घटना है जब सफ़ेद रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी, प्रिज्म से गुजरती है और अपने 7 अलग-अलग रंगों में बिखर जाती है। बस यही इंद्रधनुष बनने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। और मजे की बात यह है कि ये रंग हमेशा एक ही फिक्स्ड ऑर्डर में दिखते हैं, जिसे हम सब बचपन से वाइब्ज्योर के नाम से जानते हैं। बैंगनी से शुरू होकर लाल पर खत्म, बिल्कुल वही रंग जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर ये रंग अलग अलग होते ही क्यों हैं? प्रिज्म ऐसा क्या कर देता है कि एक सफ़ेद किरण 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है? क्या प्रिज्म खुद ये रंग बना रहा है या फिर माजरा कुछ और है? इसका जवाब छिपा है लाइट के नेचर में। देखिए, जो सफ़ेद रोशनी हमें दिखती है वो असल में इन 7 रंगों का एक मिक्सचर है। हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है। इसे ऐसे सोचिए कि हर रंग की अपनी अलग स्पीड है। लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, वो सबसे कम मुड़ता है, और बैंगनी रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। बस मोड़ने में ये हल्का सा फर्क ही सारे रंगों को अलग अलग कर देता है। अब इस थ्योरी को साबित किसने किया? इसका क्रेडिट जाता है महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन को। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का एक्सपेरिमेंट किया जिसने लाइट के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। तो न्यूटन ने क्या किया? उन्होंने एक प्रिज्म से सफेद रोशनी को 7 रंगों में तोड़ा। फिर उन बिखरे हुए रंगों के रास्ते में एक और प्रिज्म रख दिया, लेकिन उल्टा करके। और पता है क्या हुआ? जैसे कोई जादू हुआ हो, दूसरे प्रिज्म ने उन 7 रंगों को वापस जोड़कर फिर से एक सफेद रोशनी बना दी। और इस एक एक्सपेरिमेंट ने हमेशा के लिए एक बात साफ कर दी, प्रिज्म रंग बनाता नहीं है, वो तो बस सफेद रोशनी में पहले से मौजूद रंगों को अलग अलग करके हमें दिखाता है। मतलब सूरज की रोशनी असल में एक बहुरंगी मिक्सचर है। तो चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, प्रिज्म से इंद्रधनुष तक। प्रिज्म और डिस्पर्शन का इंद्रधनुष से क्या लेना देना है? जवाब है हवा में तैरती लाखों करोड़ों पानी की बूंदें। हर एक बूंद अपने आप में एक नन्हे प्रिज्म की तरह काम करती है। जरा सोचिए, जब सूरज की एक किरण बारिश की एक नन्ही सी बूंद से टकराती है तो एक कमाल का डांस होता है। सबसे पहले जैसे ही लाइट बूंद में घुसती है वो मुड़ती है और अपने रंगों में बिखर जाती है। फिर वो रंग बूंद के अंदर पीछे की दीवार से टकराकर वापस लौटते हैं, और आखिर में बूंद से बाहर निकलते हुए वो एक बार फिर से मुड़ते हैं और सीधा हमारी आंखों तक का सफर तय करते हैं।
और हाँ, इसी वजह से एक मजेदार बात होती है। इंद्रधनुष देखने के लिए आपकी पीठ हमेशा सूरज की तरफ होनी चाहिए। ये लाइट के मुड़ने और रिफ्लेक्ट होने की ज्योमेट्री का सीधा साधा नतीजा है। तो हमने लाइट के मुड़ने से लेकर रंगों के बिखरने तक का पूरा सफर देखा। अब इन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है, बिग पिक्चर क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इंद्रधनुष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जाकर छू सकें या जिसके नीचे से गुजर सकें। वो तो बस एक खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक नज़ारा है जो रोशनी, पानी और देखने वाले की सही पोजीशन से बनता है। हर इंसान असल में अपना खुद का इंद्रधनुष देखता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम तारों की टिमटिमाने के रहस्य को समझेंगे, फिर जानेंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। इसके बाद कुछ जरूरी वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में सोर्स मटेरियल के अंतिम संदेश को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तारों के टिमटिमाने की। रात के आसमान में ये नज़ारा बहुत सुंदर लगता है ना? और इसके पीछे का कारण भी उतना ही दिलचस्प है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सवाल तो सबके मन में आता है कि भाई तारे और ग्रह दोनों ही तो आसमान में हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ तारे ही टिमटिमाते हुए दिखते हैं? इसका जवाब मजे की बात यह है कि हमारे अपने वायुमंडल में ही छिपा है। इसको ऐसे समझिए, हमारी धरती के चारों ओर जो हवा की परत है, यानी हमारा वायुमंडल, वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इसमें हवा की कई सारी लेयर्स हैं और हर लेयर का तापमान और घनत्व अलग अलग होता है। तो जब तारों से आने वाली रोशनी इन अलग अलग परतों से गुजरती है तो वो सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि थोड़ी थोड़ी मुड़ जाती है। अब देखिए, असली खेल यहाँ है। तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो हमें रोशनी के एक छोटे से बिंदु, एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखते हैं। जब ये अकेली लाइट की किरण हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो हवा की जरा सी भी हलचल इसके रास्ते को भटका देती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रह हमारे काफी पास हैं, तो वो एक बड़े सोर्स की तरह दिखते हैं। उनसे आने वाली कई सारी किरणों में से अगर कुछ भटक भी जाती हैं तो बाकी किरणें उसे बैलेंस कर देती हैं और हमें टिमटिमाने का असर नहीं दिखता। तो होता यह है कि जैसे ही तारे की रोशनी हमारे वायुमंडल में घुसती है, वो लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। इस वजह से जो तारा हमें दिख रहा है वो उसकी असली जगह नहीं होती, बल्कि एक आभासी यानी अपैरेंट पोजीशन होती है जो हर पल बदलती रहती है। इसी बदलाव को हम टिमटिमाना कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कमाल सिर्फ तारों को टिमटिमाने तक ही नहीं है। इसका हमारी रोज की जिंदगी पर भी एक बहुत ही कमाल का असर पड़ता है। देखते हैं अगली स्लाइड में। हैरानी हुई ना? इसी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूरज हमें असल में उगने से करीब 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। मतलब ये वैज्ञानिक घटना हमें हर रोज 4 मिनट की एक्स्ट्रा रोशनी दे रही है। तो तारों का रहस्य तो सुलझ गया। अब आते हैं अपने दूसरे बड़े सवाल पर। हमने प्रकाश के रास्ते की तो बात कर ली, अब जरा प्रकाश के रंग की बात करते हैं। आखिर आसमान हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है? इस रहस्य के पीछे का विज्ञान है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हम टिंडल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। आसान भाषा में, जब रोशनी हवा में मौजूद धूल और गैस के छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो चारों दिशाओं में बिखर जाती है। आपने ये जरूर देखा होगा, किसी धुएं वाले कमरे में जब रोशनी की एक लकीर आती है, या घने जंगल में पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई धूप। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि लाइट बिखरती है, लेकिन इस बिखरने से आसमान नीला कैसे हो जाता है? इसका जवाब छिपा है सूरज की रोशनी में मौजूद अलग अलग रंगों में। देखिए, सूरज की रोशनी में असल में सारे रंग मिले होते हैं, जैसे इंद्रधनुष में होते हैं। अब जो नीला रंग है ना, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो हवा के कणों से टकराकर बहुत आसानी से चारों तरफ बिखर जाता है। वहीं लाल रंग की वेवलेंथ लंबी होती है, तो वो ज्यादातर सीधा ही निकल जाता है। क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, वो पूरे आसमान में फैल जाता है और बस हमें आसमान नीला दिखाई देने लगता है। और जरा सोच कर देखिए, अगर ये वायुमंडल होता ही नहीं तो प्रकाश को बिखेरने वाला कोई होता ही नहीं। तब दिन में भी हमें आसमान बिल्कुल वैसा ही काला दिखता जैसा अंतरिक्ष यात्रियों को चांद से दिखाई देता है। अच्छा, यहां एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। अगर नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है तो फिर ट्रैफिक लाइट्स या खतरे के जितने भी सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? इसका जवाब भी इसी विज्ञान में है। इसका जवाब बहुत सीधा है,
क्योंकि लाल रंग सबसे कम बिखरता है। वो धुंध या कोहरे में भी सबसे लंबी दूरी तक बिना फैले सीधा जा सकता है, और यही वजह है कि इसे बहुत दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है, जो इसे खतरे के संकेतों के लिए सबसे बेस्ट बनाता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसे फटाफट से एक बार समेट लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे इस प्रकाशीय यात्रा के मुख्य बिंदु क्या थे। तो आज हमने दो बहुत ही कमाल की चीजें समझी। पहली, कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन तारों को टिमटिमाने पर मजबूर करता है, और दूसरी कि कैसे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग आसमान को उसका सुंदर नीला रंग देता है। असल में ये वही तरीके हैं जिनसे लाइट हमारे चारों ओर की दुनिया को बनाती है। और देखिए, जो हमारी सोर्स मटेरियल है वो इससे कितने अच्छे से समराइज करती है। इसमें कहा गया है कि नीला आकाश और तारों का टिमटिमाना जैसी प्राकृतिक घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन और प्रकीर्णन से उत्पन्न होती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि फिजिक्स के ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बल्कि ये उस दुनिया को बनाते हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां आप सोर्स मटेरियल में दिए गए अंतिम संदेश को आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, एक बात साफ कर दें कि जो जानकारी अब हम बताने जा रहे हैं वो सीधे सीधे सोर्स से ली गई है, हम उसे बस आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोर्स के मुताबिक अगर ये विश्लेषण आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का भी सुझाव दिया गया है। उनका कहना है कि ये सामग्री उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं। और सोर्स अपनी बात इस एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ खत्म करता है, आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई आसान बना सकती है। ये एक बहुत गहरी बात है कि ज्ञान को जब बांटा जाता है तो वो और भी बढ़ जाता है। अगली बार तक देखते रहिए और सीखते रहिए।